हेलो बच्चों। तो मोशन इन प्लेन चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर से। तो पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी? तो पहला ही ऑप्शन स्पीड। सबको मालूम है स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसे वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट है, बट स्पीड इज अ स्केलर। Question number 2. Which of the following statement is true? Scalar quantity is the one that is conserved in the process. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ स्केलर है तो वो कंजर्व रहे। स्केलर क्वांटिटीज चेंज हो सकती हैं। स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू। नहीं, ऐसा भी गलत है। क्यों गलत है? अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चा पार्ट, एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वर्क किसी भी पार्टिकल पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। मतलब स्केलर क्वांटिटी हमेशा यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मतलब जो स्पेस में एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाने पे चेंज ना हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरीके। स्पीड ऑफ पार्टिकल, एक यहाँ पे 20 है, कहीं और पहुंचे तब तक तुम्हारा मन हुआ गया कि बाइक को तेज भगाते हैं, 40 कर ली, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। डी ऑप्शन, स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। ये बात बिल्कुल सही है। स्केलर क्वांटिटी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट पैरामीटर नहीं होता। मान लो भाई कोई आदमी कोटा से दिल्ली गया। अब कोटा से दिल्ली मान लो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब कोई आदमी जयपुर में बैठा है, उससे मैं पूछूं कि भाई कोटा टू दिल्ली की डिस्टेंस कितना है, तो वो भी वही बताएगा। और कोई यहाँ पे लखनऊ में बैठा है, उससे मैं पूछूं कि बताओ कोटा टू दिल्ली डिस्टेंस कितनी, अगर कोई आदमी कोटा से दिल्ली गया तो कितनी डिस्टेंस है, वो भी 600 ही बोलेगा। तो ऑब्जर्वर के ओरिएंटेशन या एक्सेस के ओरिएंटेशन पे इसका फर्क नहीं पड़ता। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द क्वांटिटी प्रेशर, पावर, एनर्जी, impulse, gravitational potential, electric charge, temperature and area. Out of these the only vector quantities are. तो देखो बेटा, प्रेशर एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स पॉइंट प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती पर्टिकुलरली। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन होती है। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इम्पल्स, अगर मैं इम्पल्स की मैं बात करूं तो ये क्या होता है बच्चा पार्टी, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चूंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका चेंज भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इम्पल्स तो अपना एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया। चलो अब बात करते हैं ग्रेविटेशन। कोई सा भी पोटेंशियल हो, पोटेंशियल इज ऑलवेज अ स्केलर टर्म, तो ये स्केलर है। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर नहीं है। टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया, एरिया स्केलर भी ले सकते हैं, वेक्टर भी, बट जनरली अपन एरिया को अगर फिजिक्स में बात करें तो एरिया एज अ वेक्टर ही ट्रीट करते हैं। गॉस लॉ में पढ़ा है अपन ने, नेट फ्लक्स क्या डिफाइन करते हैं, ई डॉट डी एस वेक्टर। तो एरिया एक वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्म सरफेस। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस कहते हैं। तो एरिया वेक्टर, एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इम्पल्स और एरिया एक दो ऐसी चीजें आ गई जो कि वेक्टर हैं, बाकी सब स्केलर है। तो impulse and area, that is option number B will be the correct choice for the given question. I hope यहाँ तक सभी लोग क्लियर होंगे। अब मोशन इन प्लेन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के क्वेश्चंस करते हैं, वो भी ग्राफिकल मेथड से। फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। कोई फुटबॉल प्लेयर है जो पहले साउथ में जा रहा है, सडनली टर्न ईस्टवर्ड with the same speed to avoid the opponent. The force that act on the player will while turning is, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो फोर्स को अगर ध्यान से देखें तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर बच्चा पार्टी फोर्स की मैं बात करूं तो मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज एवरेज फोर्स की बात करेंगे तो दैट इज मास टाइम्स वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। मतलब जो फोर्स लगेगा वो v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो बच्चा पार्टी, फाइनली तो वो इधर जा रहा है, इनिशियली साउथ में जा रहा था, माइनस इनिशियल करना है। तो देखो ये फाइनल वेक्टर नीचे है,
v फाइनल माइनस v इनिशियल। बेसिकली अगर मैं देखूं फोर्स को तो क्या लिख सकता हूं, v फाइनल माइनस v इनिशियल को क्या बच्चा पार्टी v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल वेक्टर लिख सकता हूं, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करते थे। तो बेसिकली इस वेक्टर में इसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा बच्चा पार्टी, देखो एग्जैक्टली क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये माइनस वी इनिशियल वेक्टर है। अब हमें इन दो वेक्टर का वेक्टर सम करना है। कैसे करते हैं, बची हुई पूंछ को बचे हुए सर से जोड़ देते हैं। तो ये जो आएगा आपका, ये आ जाएगा डेल्टा वी वेक्टर। ये जो ढूंढ रहे थे डेल्टा वी वेक्टर इधर आए। तो ये डायरेक्शन किधर होती है, देखो बच्चा पार्टी, ऊपर को नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं। क्योंकि आपका डेल्टा वी वेक्टर इस डायरेक्शन में कुछ आ रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको फोर्स इस प्लेयर को फोर्स एक्सपीरियंस होगा। साउथ चलते हुए सडनली अगर ईस्ट में मूव कर जाता है, ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, तो उसे जो फोर्स लगेगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा। आई होप कल क्लियर होंगे यहाँ तक। 6 vector A to have the magnitude and direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? अब आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये वेक्टर फॉर्म में दे, भले ही वेक्टर यहाँ पे चिन्हित ना किया गया हो, लेकिन ये सारे स्टेटमेंट वेक्टर टर्म्स में ही हैं। अब चेक करते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन, क्या b प्लस सी एफ के बराबर है? तो देखो b वेक्टर ये था, तो b वेक्टर ये रहा आपका, प्लस सी वेक्टर ये रहा, तो b में c जोड़ दिया, तो क्या बच्चा, ये जो वेक्टर आ रहा है b प्लस सी इधर आ रहा है, ये आया b वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या ये f वेक्टर की डायरेक्शन में है? नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ये तो ए ऑप्शन चेक कर लिया। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं, डी प्लस ई वेक्टर। डी वेक्टर ये रहा, ई वेक्टर ये रहा, तो डी वेक्टर पहले ड्रॉ कर लो, प्लस ई वेक्टर मतलब इधर आएगा, ये ई वेक्टर ये था, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो डी प्लस ई का जो रिजल्टेंट आएगा, क्या वो ये आएगा? क्या वो एफ वेक्टर के अलॉन्ग है? बिल्कुल, देखो एफ वेक्टर भी ऐसा है, तो ये सही हो सकता है। तो ये सही क्या हो सकता है? ये सही होगा ही, बाकी के आगे के चेक करने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि मैं आपके लिए कर भी देता हूं, सॉरी ये सी ऑप्शन था। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं, डी प्लस सी वेक्टर, तो डी वेक्टर ऊपर है, प्लस सी वेक्टर ये रहा, तो ये आपका डी वेक्टर, ये वेक्टर आपका सी वेक्टर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। तो इन्होंने क्या दे रखा है? एफ वेक्टर की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे है, तो इससे तो मैच कर रही, इससे नहीं मैच कर रही, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। सिंपली डी प्लस ई भी चेक करेंगे तो वो भी ई। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, ठीक है। तो डी, कलकत्ता और दिल्ली दोनों ही ऑप्शन है, बिकॉज दोनों सेम ही लिखे हैं यहाँ पे। अच्छा ये सॉरी बी प्लस ई है, सॉरी। तो ऑब्वियसली बात है बी ये रहा। अगर मैं दिल्ली ऑप्शन को चेक करूँ तो बॉम्बे नीचे है, बी इधर है, प्लस ई वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर का रिजल्टेंट बची हुई पूंछ को बचे हुए सर से जोड़ दो। क्या वो एफ वेक्टर के बराबर आ रही है? नहीं आ रही है, तो ऑप्शन सी ही सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन चॉइस है। क्वेश्चन 6, रिजल्टेंट ऑफ ए इंटू 0 विल बी इक्वल टू, ठीक है, ए वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है, उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा? एक नल वेक्टर आता है। नल वेक्टर को क्या कहते हैं आप? जीरो वेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, it is found that a plus b, magnitude of a plus b is equal to magnitude of a। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है, कब हो सकता है? तो तभी पॉसिबल है ना जब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या हो? 0। तो ये कब पॉसिबल है? इफ बी इज 0, ठीक है। अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ a के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो तभी पॉसिबल है जब b क्या हो? 0। अब बात करते हैं मोशन इन प्लेन में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड जो PYQs आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
If a unit vector is presented by 0.5 I cap plus 0.8 j cap plus c k cap, then the value of c is। देखो क्वेश्चन में एक बड़ा अच्छा हिंट दिया है कि यूनिट वेक्टर मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट मीन्स हमें पता है रूट ओवर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी, 0.5 जो भी आई कैप का है उसका स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो 0.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.25। 0.8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.64 प्लस 0.25 करेंगे 9, ये आपका जो कैलकुलेट होगा वो कितना आएगा, 0.64 प्लस 0.25, ये आ जाएगा 0.85। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ही चुके हैं तो ये आ जाएगा 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89, 1 माइनस 0.89, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0.11। तो यहाँ से बच्चा पार्टी सी की वैल्यू 0.11 रूट ओवर 0.11, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट चॉइस। 1999 का सवाल है। Figure shows the orientation of two vectors u and v in the xy plane. If u is equals to a I cap plus b j cap and v is equals to p I cap plus q j cap, which of the following is correct? तो देखो पहला वेक्टर इस तरह से है, तो u वेक्टर अगर तो आपकी अगर मैं बात करता हूं तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो देखो x की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है और y में भी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। x में भी वैल्यू देखो, x में भी आप आगे जा रहे हो और y में भी ऊपर जा रहे हो, इस लाइन के अलॉन्ग जा रहे हो, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों बढ़ रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव होगा। u में अगर मैं a I कैप प्लस b j कैप कह रहा हूं तो अगर ये वेक्टर ऊपर की तरफ है दैट मीन्स a और b, a कॉमा b दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। बात क्लियर। लेकिन जब v वेक्टर की बात कर रहे हैं तो देखो वो नीचे की तरफ आया, तो देखो x में तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है लेकिन y वाली वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। y में कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब y वाला टर्म क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिख रहा हूं पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप और उसके बाद भी अगर ये वेक्टर नीचे आ रहा है दैट मीन्स जे वाला टर्म नेगेटिव होना चाहिए। वो तब कब होगा, जब p पॉजिटिव हो लेकिन q क्या हो, नेगेटिव हो। तो सिर्फ Q नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। तो A, B एंड P आर पॉजिटिव, A, B एंड P आर A, P एंड B आर पॉजिटिव एंड Q इज नेगेटिव। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगेन एग्जाम्पलर का सवाल है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। कोई वेक्टर है उसका कंपोनेंट एक्स वेक्टर के अलोंग मैक्सिमम कब होगा ये पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो पूरा का पूरा वेक्टर ही एक्स एक्सिस के अलोंग है तो पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड जितना है वो सब एक्स एक्सिस के अलोंग है। मतलब मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कब होगा, जब वो वेक्टर अलाइंड ही अलोंग द एक्सिस हो। तो वेक्टर क्या हो, अलोंग एक्स एक्सिस अगर वो अलाइंड है। तो अगर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, तो वेक्टर आर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम कब होगा, जब वो वेक्टर खुद एक्स एक्सिस के अलोंग हो। आर इज अलोंग द वाई एक्सिस, गलत बात, आर इज अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर वो वेक्टर एक्स एक्सिस पे ही अलोंग अलाइंड है तो क्या होगा, उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस मैक्सिमम आएगा और वाई के अलोंग 0 आएगा। मोशन इन अ प्लेन पे बेस्ड जो पीवाईक्यू आए हैं 2 डायमेंशन मोशंस के, उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास पीवाईक्यू में, शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद a स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ of A is moving northward with a speed 10 km per hour. The time after which the distance between them becomes shortest. तो ठीक है, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का एक बहुत अच्छा सुंदर सा सवाल है। तो देखो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कोई शिप ए है, ठीक है, इज मूविंग वेस्टवर्ड 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ये कोई शिप बी है,
बी 100 किलोमीटर साउथ, इसके साउथ में 100 किलोमीटर जाओगे तो ये मिलेगी। तो यहाँ बी इससे साउथ में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे शिप बी मिलेगी। दैट इज मूविंग विद स्पीड 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थवर्ड विद अ स्पीड 10, नॉर्थ में जा रही है, ये मूव कर रही है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन नॉर्थ की तरफ है और स्पीड इसकी भी कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर ही है। क्लियर है। तो टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं रिलेटिव का कंसेप्ट लगाते हैं। किसी भी एक को आप ऑब्जर्वर मान लेते हो, लेट्स से बी इज ऑब्जर्वर, ठीक है, आप ए और बी में से किसी को भी मान सकते थे, मैंने क्या किया बी को मान लिया, या चलो बी को नहीं ए को ऑब्जर्वर मान लेते, किसी को भी, चाहे बी को कर लो चाहे ए को। रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट क्या कहता है, जो भी ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को कैसा ट्रीट करता है रेस्ट पे, अपने आप को कैसा ट्रीट करता है रेस्ट पे। तो ए अगर आपने ऑब्जर्वर ट्रीट किया है तो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा, ए अगर ऑब्जर्वर है तो रेस्ट पे, और रेस्ट पे करके रेस्ट पे अपने आप को ट्रीट करके अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके सामने वाले में ऐड कर देता है। तो ए अगर ऑब्जर्वर ले को मान, ए को अगर आप ऑब्जर्वर मानते हो तो ए की वेलोसिटी को उल्टा करके बी में ऐड कर दोगे। ठीक है, ए की वेलोसिटी इधर थी लेकिन ए अगर ऑब्जर्वर लिया, ऑब्जर्वर हमेशा क्या करता है अपने आप को कैसा ट्रीट करता है रेस्ट पे, और अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके सामने। तो ए को क्या दिखेगा कि बी कुछ इस पाथ पे जा रही है, तो ए को जो बी की वेलोसिटी दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इसका और इसका वेक्टर सम जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। ये बात क्लियर है। तो अगर जब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे दोस्त, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इस पॉइंट से जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पॉइंट पे होगा तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा। ये बात क्लियर है। अगर ये 10 था ये भी 10 था तो ये भी 10 होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगी वो इसका और इसका रिजल्टेंट होगी 10 और 10 90 डिग्री पे इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 10√2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और दोनों अगर बराबर है तो ये एंगल भी 45 डिग्री आएगा, ये भी एंगल 45 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड 10 इसका भी मैग्नीट्यूड 10, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाएगा। तो अगर दोस्त पूछा क्या है टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस, टाइम पूछा है, अगर ये डिस्टेंस 100 दे रखी है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को अगर मैंने नाम दे दिया लेट से डी, तो क्या ये डी डिस्टेंस जो होगी दोस्त वो 100 cos 45 डिग्री हो जाएगी। क्यों भाई? ये डिस्टेंस आपको, ये डिस्टेंस पता है 100 और ये एंगल पता है 45 डिग्री, तो इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा इसके डायरेक्शन में 100 cos 45, दैट इज 100/√2 किलोमीटर। और कितनी स्पीड से चल रहा है? VBA से चल रहा है। इस लाइन के अलोंग BA को कितनी स्पीड से जाता है वो दिखेगा VBA, दैट इज 10√2। तो जो टाइम लगेगा इस पॉइंट पे पहुंचने पे, शॉर्टेस्ट क्लोजेस्ट टू द ए पहुंचने में, दोनों के बीच की डिस्टेंस गैप जो होगा वो एक दूसरे के पास जब होंगे वो इसी पॉइंट पे होंगे। तो जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, इस डी डिस्टेंस को टाइम ट्रेवल करने में इस स्पीड से जो भी टाइम लगे, तो टाइम आ जाएगा D अपॉन वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो D की वैल्यू आ गई 100/√2 दैट इज इक्वल टू 50√2, और वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कितनी है 10√2, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड्स, सॉरी किलोमीटर पर आवर में थे सारी चीज़ें, तो टाइम कट कुटा के किस में आएगा आवर्स में। तो 5 घंटे बाद क्या होंगे, दोनों बिल्कुल क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। क्लियर है दोस्त? अच्छा सवाल था एक। क्वेश्चन नंबर 12, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज।
4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी, यहाँ पे मेरे ख्याल से जे कैप और होगा। फिर आज द मीटर t is in second and I cap and j cap denotes unit vector along x and y axis. Which of the following statement is wrong for the motion of the particle? ठीक है, इस पार्टिकल के मोशन के लिए कौन से स्टेटमेंट आपके गलत हैं? देखा जाए, एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आर। तो देखो बच्चा पार्टी, जब आप इस पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम साइन ऑफ 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। अगर मैं इसकी आर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, ये आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, तो वो क्या आ जाएगा, रूट ओवर इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, 4 टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई टी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स कॉस ऑफ 2 पाई टी का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर की अगर बच्चा पार्टी बात करूं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर में से 16 बाहर निकाल लूँ तो 4 आ जाएगा, और रूट ओवर यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। तो देखो बच्चा पार्टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 होता है? बिल्कुल होता है। तो ये टर्म कितना आ जाएगा, 4 रूट 1। तो रेडियस जो आ जाएगी वो 4 मीटर आ जाएगी। मतलब ये पार्टिकल हमेशा 4 मीटर की डिस्टेंस पे मेंटेन्ड है। तो किसी भी पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रह रही है 4 मीटर। मतलब यही दो ही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं कि वो पार्टिकल आइदर रेस्ट पे हो, तभी उसकी डिस्टेंस हमेशा 4 मीटर होगी, या फिर वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो। तो रेस्ट पे तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम का फंक्शन दे रखा है, डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी मिलेगी। मतलब ये अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फिक्स आ गई, दैट मीन्स जो मोशन है वो कैसा होगा, यहां से अगर डिस्टेंस फिक्स या कांस्टेंट आ गई, यहां से हमें पता चल जाएगा कि मोशन कैसा होगा, मोशन विल बी सर्कुलर। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है पार्टिकल की पोजीशन की, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किसी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें पता चल गया मोशन अगर सर्कुलर है तो अपन आगे बढ़ लेते हैं। वो भी सर्कुलर के साथ साथ अपन को दिख रहा है यहाँ पे 4 साइन, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, वो भी कांस्टेंट टर्म आएगा। तो वेलोसिटी क्या है इसकी, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी कह रहे हैं, स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आर, बिल्कुल सही बात है भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चा पार्टी, जो एक्सेलरेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बाय आर, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये भी ठीक बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आपसे वेलोसिटी पूछा गया, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑब्वियस सी बात है सी ऑप्शन ही गलत होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन फिर भी अपन इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या वेलोसिटी कितनी आ रही है। यहाँ तो 8 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, अपन चेक करते हैं 8 आएगी या कुछ और आएगी। तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चा पार्टी, डी आर बाई डी टी, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो 4। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, कॉस 2 पाई टी, इनटू अंदर वाले टर्म का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू आई कैप प्लस 4। कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन 2 पाई टी इंटू 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन करोगे 2 पाई जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 8 पाई कॉस ऑफ 2 पाई टी आई कैप माइनस 8 पाई साइन ऑफ 2 पाई टी जे कैप।
अब जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे, सिमिलर ये इस तरीके से फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा 8 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो सर्कुलर मोशन हो रहा है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन कितनी स्पीड से हो रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड से ना होके 8 पाई मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हो रहा है। तो काफी अच्छे लेवल का एक ये सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इज पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आर 2,3 at time t is equals to 0, 6,7 at time t is equals to 2 second and 13,14 at t is equals to 5 second. Average velocity of particle from t is equals, देखो एवरेज वेलोसिटी पूछिए कहां से कहां, 0 to 5। तो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड करता है। तो भाई समझो, अगर मेरे को 0 और 5 के बीच में वेलोसिटी चाहिए तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वो क्या होगा, फाइनल पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू 5 माइनस पोजीशन वेक्टर एट 0। बाकी बीच में क्या हुआ, किस रास्ते से गया, हमें कोई मतलब नहीं होता। तो 0 पे कहां पे है, 2,3 पे, और 5 सेकेंड पे कहां पे है, 13,14 पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, फाइनल में से इनिशियल 13 में से 2 माइनस कर दोगे आई कैप, और 14 में से 3 माइनस कर दोगे जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो सॉल्व करके आ गया 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप आ गया। यहां तक क्लियर है। बीच में कहां था t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहां था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनिशियल फाइनल देखना है बिकॉज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आया 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप, और टाइम कितना लगा इसमें, 5 सेकेंड लगा। तो 11/5 आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट चॉइस। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। पार्टिकल मूविंग स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन 0,0 moves in a straight line in the xy plane, its coordinate at a later time, किसी टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट √3,3 है। The path of the particle makes with the x axis an angle। देखो ओरिजिन से चला ये कोई पार्टिकल, ओरिजिन मतलब 0,0, थोड़ी देर बाद इसके कोऑर्डिनेट √3,3 है, तो यहाँ पे है। स्ट्रेट लाइन पाथ चल रहा है हमें पता है, मतलब इस लाइन के अलोंग गया होगा। तो विद एक्स एक्सिस अगर हमसे एंगल पूछा गया है थीटा, तो हम कैसे क्या ट्राइंगल कंप्लीट करके बता सकते हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स में ये दूरी जो होगी वो √3 होगी, और ये कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है मतलब ये डिस्टेंस 3 होगी। तो अगर बच्चा पार्टी में tan ऑफ थीटा की बात करूं, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू √3, दैट इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। tan थीटा अगर √3 है बच्चा पार्टी, मतलब थीटा कितना होगा 60 डिग्री, मतलब ये पार्टिकल एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना के जाएगा, तभी किसी लेटर स्टैंड पर उसके कोऑर्डिनेट √3,3 हो सकते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्त। 15 Two particles A and B are connected by a rigid rod AB. The rod slide along perpendicular rail as shown in the figure. The velocity of A to the right is 10 meter per second. The velocity of B when angle alpha is equal to 6. देखो बच्चा पार्टी, इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। इन तरीके के क्वेश्चंस में बेसिक कंसेप्ट क्या लगता है समझना बच्चा पार्टी, इस रॉड की लेंथ नहीं बढ़ सकती, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रॉड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर बच्चा पार्टी मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, ये एंगल 60 था तो ये एंगल भी 60 है। लेट्स से ये पॉइंट किसी वीबी स्पीड से इधर आएगा। अब समझना बच्चा पार्टी, अगर ये एंगल 90 है ये 60 है, तो क्या ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि ये एंगल 30 डिग्री होगा।
तो वी का कंपोनेंट जो अलोंग द रॉड आएगा इस डायरेक्शन में, वो कितना आएगा, वी बी कॉस 30 आएगा। और इसका कंपोनेंट जो इसके अलोंग आएगा, क्या वो 10 कॉस 60 डिग्री आएगा। और अगर ये रॉड है, इसकी लेंथ ना बढ़ सकती ना घट सकती, मतलब अलोंग द रॉड जो कंपोनेंट आ रहे हैं ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, बस यही लगा देना। मतलब वी बी कॉस 30 मस्ट बी इक्वल टू 10 कॉस 60 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी होती है, √3/2। तो वी बी इंटू √3/2। कॉस 60 कितना होता है दोस्त, हाफ होता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी कितनी हो जाएगी, 10/√3 हो जाएगी। ठीक है, √3 कितना होता है, 1.73 होता है, 10 से डिवाइड कर दें, 10 डिवाइडेड बाय 1.73, 5.8, अप्रोक्सीमेटली 5.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ जाएगी। कंफर्टेबल है दोस्त? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखेंगे आपको रेडियस दे रखी है या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल दे रखा है, a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस a sin ओमेगा टी जे कैप, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। अपन पहले भी देख चुके हैं कि ये इस तरह से अगर पोजीशन वेक्टर a cos ओमेगा टी प्लस a sin ओमेगा टी के टर्म है, तो वो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसी के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स या उसी के पोजीशन वेक्टर इस तरह से डिफाइन होते हैं। आप देखेंगे अगर बच्चा पार्टी, तो ये कोई पार्टिकल है कोई जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर मैं इसके मोशन की स्टडी करूं तो ये अपना ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन 0,0 हो गया। इस पॉइंट की मैं बात करता हूं, इस पॉइंट ये है P। अगर बच्चा पार्टी इस कोई A रेडियस की मैंने ये सर्किल ले ली, ये इस वक्त अगर ये एंगल जो है थीटा, अगर इस एंगल की वैल्यू मैंने ओमेगा टी बोल दी, तो जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा या x कंपोनेंट होगा, क्या वो a cos ओमेगा टी आ जाएगा। और वहीं अगर इसके y कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो वो साइन कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा a sin ओमेगा टी। तो कभी भी इस तरीके से पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखे हो, a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस b sin ओमेगा टी जे कैप, तो वो सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है। तो ये तो अंडरस्टूड हो गया कि ये एक सर्कुलर मोशन, कोई पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी किधर होती है, अलोंग द टेंजेंट होती है, इस तरह से कुछ वेलोसिटी होगी। डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन गलत बात है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन गलत बात है, पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर गलत बात है, परपेंडिकुलर बिल्कुल, टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 17। If two-dimension motion instantaneous speed v naught is a positive constant, then which of the following is necessarily true? Two-dimension motion instantaneous speed is positive. Instantaneous speed अगर constant है, ठीक है, और ठीक है पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है, तो अपन देखते हैं द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, ठीक है, अगर देखो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता, ठीक है, और वो भी कैसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या हो सकता है, थोड़े समय में क्या हो सकता है, वो जहां से चला वहां वापस पहुंच सकता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो हो सकती है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, जबकि उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पॉजिटिव कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन फॉर एंटायर टिप उसकी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ये ऑप्शन गलत हो गया। एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वैनिश, एवरेज एक्सेलरेशन जीरो हो जरूरी, ऑलवेज जीरो हो ये जरूरी नहीं है, ये बात भी गलत है। डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल आर इक्वल, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, बिकॉज अगेन सर्कुलर मोशन देख लें, मान लीजिए यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन का भी सेंस है,
तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में, और जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इन्हें फिक्स इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम होगा। इक्वल पैथ लेंथ और ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो पाथ लेंथ चाहे स्ट्रेट लाइन हो तब भी मैं कह सकता हूं कि इक्वल टाइम में इक्वल पाथ लेंथ होंगे, और चाहे सर्कुलर मोशन है तब भी मैं कह सकता हूं इक्वल टाइम में इक्वल ही पाथ लेंथ ट्रेवल होंगे अगर स्पीड कांस्टेंट है। तो सर्टेनली जो आप बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए 2 डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज पॉजिटिव कांस्टेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन है instantaneous speed v naught is a positive and which of the following is necessarily true according to the acceleration of the particle is 0। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो अगेन सर्कुलर मोशन हो सकता है, तो एक्सेलरेशन 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज बाउंडेड, बाउंडेड और अनबाउंडेड क्वेश्चनेबल है थोड़ा। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नेसेसरली इन द प्लेन ऑफ मोशन, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है भाई। देखो अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा पार्टी, 0 होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बच्चा पार्टी की, वो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो विद अ कांस्टेंट स्पीड वाला, तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी है कि उसकी क्या हो, स्पीड कांस्टेंट हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में अगर आप देखेंगे तो जो एक्सेलरेशन आता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। लेकिन प्लेन ऑफ मोशन जो जिस प्लेन में सर्कल जिस प्लेन में फॉर्म हो रहा है उसी प्लेन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो अगर एक्सेलरेशन हुआ तो वो उस मोशन जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उसी प्लेन में एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन मस्ट द पार्टिकल इज नेसेसरी इन द प्लेन ऑफ मोशन, ये बात होना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है, कंफर्टेबल है दोस्त। पार्टिकल इन ए प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब प्लेन में मोशन हो रहा था किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, देखो फ्री फॉल है मतलब इनिशियल स्पीड क्या हुई होगी, 0 होगी, और एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस का g दैट इज कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब भी मोशन होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल किसके रेशियो में होता है, ऑड नंबर के रेशियो में, जिसे अपन गैलीलियो रेशियो भी कहते हैं। तो इस रेशियो में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड में 1:3:5:7 के रेशियो में जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कंफर्टेबल है। नीट 2022 का सवाल। A ball is projected with velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction. Its speed at the highest point of the trajectory will be. जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो क्या इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, और हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें मालूम है हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका था तो यहाँ पे जो ux होगी वो 10 cos 60 होगी। cos 60 कितना होता है बच्चा पार्टी, cos 60 कितना होता है भारतीय संस्कृति में, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल स्पीड थ्रू आउट द क्या कहते हैं मोशन कांस्टेंट रहती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी जो स्पीड होगी वो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ओहो सॉरी 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 सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, एंगल जो दे रखा है वो कहाँ से दे रखा है दोस्त, बस ये ध्यान से देखने वाली बात थी कि इन्होंने जो ये एंगल दे रखा है वो हॉरिजॉन्टल से ना देके कहाँ से दे रखा है, वर्टिकल से दे रखा है, विद द वर्टिकल डायरेक्शन। 60 डिग्री ये एंगल है, तो यहाँ पे इस केस में अगर 60 डिग्री वर्टिकल से दे रखा है तो x कॉम्पोनेंट साइन आएगा, तो ux कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 10 साइन 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 होता है, दैट इज 5√3। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इसकी vy तो 0 होगी, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, वो क्या होगी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे अगर 5√3 थी तो यहाँ पे भी 5√3 ही मीटर पर सेकंड रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है। 21st क्वेश्चन, पार्टिकल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 से, तो अगर वेलोसिटी अलोंग एक्स, अगर एक्स कोऑर्डिनेट ये है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी क्या वो dx/dt होगी।
तो 5t माइनस 2t, 5t का डिफ्रेंशिएशन 5, 2t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 4t। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस की मैं बात करूंगा तो वी एक्स वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो क्या वो डी वी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। तो इस टर्म को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 5 का 0 माइनस 4t का 4 दैट इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करूं तो वी वाई जो होगा वो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट 10t था, डिफ्रेंशिएट कर देंगे कितना आ जाएगा 10। सिमिलरली एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस की बात करूंगा तो डी ऑफ वी वाई अपॉन डी टी, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा। तो देखो एक्सेलरेशन जो आ रहा है अलोंग द एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट आ रहा है और वाई में तो हमेशा 0 आ रहा है। तो टाइम के लिए 2 सेकंड होती है या 1 सेकंड होती है या 5 या 10, अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो हमेशा, इसमें कोई टाइम का फंक्शन तो है नहीं, तो ये हमेशा वैल्यू सेम ही रहेगी। तो किसी भी टाइम पे अगर 2 की जगह 5 भी होता तो भी आंसर ये आता, 10 भी जाता तो भी ये होता, 1 भी होता तो भी आंसर यही आता, बिकॉज टाइम इंडिपेंडेंट आया। 22 पार्टिकल विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड हैज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर दे रखा है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। इट स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड पूछा गया है तो v की बात करूंगा तो u प्लस at होता है। u कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 0.4 और टाइम कितना है 10। तो x एक्सिस के x कोऑर्डिनेट के अलोंग जो इसकी स्पीड है vx जो आ गई वो 7 मीटर पर सेकेंड आ गई। सिमिलरली vy इज इक्व टू uy प्लस ay इंटू टी। तो vy की बात, अगर मैं uy की मैं बात करूं तो 4 हो जाएगा, ay की बात करूं तो 0.3 हो जाएगा और 10 आ जाएगा। तो vy की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7i कैप प्लस 7j कैप। अगर इसका रिजल्टेंट ले लोगे तो 7√2 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कंफर्टेबल है दोस्त? 23 A bullet is fired from a gun with a speed इतना मीटर पर सेकेंड in order to hit a target 100 meter away. At what height above the target should the gun be aimed? The resistance of air is negligible. तो समझना बच्चा पार्टी, मान लो ये आपका टारगेट है जिसको आपको हिट करना है। गन यहां से कहीं निकल रही है तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। आपने बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर किया, लेकिन क्या ग्रेविटी जो धरती माता है वो इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगी। तो एक्चुअल इसका पाथ जो होगा वो कुछ पैराबोलिक पाथ करते हुए, कुछ इस तरीके के पाथ को करते हुए वो यहाँ पे आके हिट करे। तो समझना बच्चा पार्टी, अगर आपने हॉरिजॉन्टली 1000 मीटर पर सेकेंड से 1000 मीटर पर सेकेंड से किसी बुलेट को फायर किया है तो 100 मीटर पर सेकेंड की डिस्टेंस, 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा, डिस्टेंस 100 है और वेलोसिटी 1000 है तो 0.1 सेकेंड में लगेगा। तो टारगेट बुलेट को ग्रेविटी 0.1 सेकेंड में जितना नीचे खींच देगी, अगर टारगेट गन से उतनी ही हाइट नीचे हुआ तभी हिट कर पाएगा। तो अपन बस देख लेते हैं, और जब इसको फायर कर रहे हो तो ux तो आपका 100 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, vy 0 है। तो uy कितना है 0, ay कितना है बच्चा पार्टी माइनस का g दैट इज माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूं तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हैं, 0 टाइम कितना है 0.1 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की बात करें माइनस का 10 और टाइम की वैल्यू बात करूं तो 0.1 मतलब 1/10 का होल स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/100 मीटर दैट इज 5 सेंटीमीटर नेगेटिव का।
निगेटिव मतलब नीचे जा रही है बुलेट, वो तो सबको अंडरस्टूड है, मतलब जो गन होनी चाहिए वो बुलेट से 5 मीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। क्लियर है दोस्त? तो उन दोनों के बीच की जो हाइट का डिफरेंस है अगर 5 सेंटीमीटर हुआ तो बुलेट उस टारगेट को हिट कर देगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट है मोशन इन अ प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड जो सवाल आए हैं उनके पीवाईक्यूज देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे 2 बुलेट्स फायर हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, फ्रॉम रूफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग 100 मीटर अपार्ट एंड ऑफ द सेम हाइट 200 मीटर विद द सेम वेलोसिटी 25, व्हेन एंड वेयर द बुलेट कोलाइड। तो अगेन सेम कंसेप्ट पे सवाल है, समझिएगा दोस्त। 2 बिल्डिंग है जो कि 200 मीटर की हाइट रखती हैं, और इनके बीच का जो गैप है वो 100 मीटर है। दोनों को साथ साथ आपने हॉरिजॉन्टली फायर कर दिया, ये 25 से और ये 25 से। अगर मैं रिलेटिव का कंसेप्ट लगाऊं, वी रिलेटिव, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या इनकी स्पीड ऐड होगी? बिल्कुल। 25 + 25 दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? 100 मीटर है। तो अगर मैं टाइम की मैं बात करूं तो वो d अपॉन वी रिलेटिव हो जाएगा। डिस्टेंस दोनों के बीच में 100 है, वी रिलेटिव 50 है, तो टोटल 2 सेकंड लगेगा इनको कोलाइड करने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है फर्स्ट पार्ट, व्हेन, तो 2 सेकंड पे आएगी, आफ्टर 2 सेकंड वेयर। तो अपन को ये देखना पड़ेगा ना, तो 2 सेकंड में ये कितना नीचे गिर गई होंगी। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस वाई। तो भाई समझना, अगर तुमने हॉरिजेंटली फायर किया है तो दोनों का ही इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है? हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस, ग्रेविटी माइनस का 10, और टाइम कितना है? 2 का स्क्वायर। काट दोगे तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना आ जाएगा? माइनस का 20 मीटर। मतलब दोनों बुलेट इनिशियल हाइट से 20 मीटर गिर गई होंगी। तो 20 मीटर अगर गिर चुकी हैं नीचे, ये मतलब ये दोनों बुलेट जब कोलाइड कर रही हैं तो अपने ओरिजिनल टॉप से 20 मीटर गिर चुकी हैं। तो अगर ये हाइट आपको 20 मीटर दे रखी है तो जो ग्राउंड से हाइट बचेगी वो 180 मीटर बचेगी, अगर टोटल 200 थी तो एट अ हाइट पूछा है, 2 सेकंड बाद मिलेंगी और 180 मीटर की हाइट पर मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? उड़ीसा नीट का सवाल है। 25th क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड and is flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, तो समझना बच्चा पार्टी, जब भी आप रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग करना चाहते हो तो आपका, अगर चाहते हो कि एक्चुअल पाथ ऐसा है, इसके लिए इस बंदे को क्या करना पड़ेगा? किसी एंगल पे मैन को निकलना पड़ेगा, और वो इस तरीके से अपना एंगल बनाएगा ताकि जो रिवर, भाई रिवर इधर जा रही है तो रिवर जितना इसको इधर ले जाए उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो जाए। तो अगर मेन शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करना है तो वीएम साइन थीटा, मतलब मैन की स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आया वो अगर एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ रिवर को बैलेंस कर दे या कैंसिल कर दे, मतलब अगर इसके मैं कंपोनेंट्स लूँ इधर, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज वीएम साइन थीटा, बिकॉज यहाँ थीटा नहीं है, थीटा इसके साथ है, तो जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? वीएम कॉस थीटा।
तो अगर ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो गए, ये वी आर ने वी एम साइन थीटा को कैंसिल कर दिया, तो बचेगा सिर्फ ये अलोंग दिस लाइन जाएगा। तो अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ अगर किसी को क्रॉस कराना है तो किसी एंगल पे भेजना पड़ता है, और इस तरीके से भेजना पड़ता है कि दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब रिवर तो जा ही रही है हॉरिजॉन्टली, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपोजिट टू द रिवर आए, वो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड मैच कर जाएगा तो दोनों कैंसिल आउट कर। स्विमर की स्पीड कितनी है 20 इंटू साइन ऑफ थीटा, रिवर कितनी फ्लो से चल रही है 10 से, तो यहां से साइन थीटा हाफ आ जाएगा, यहां से थीटा 30 डिग्री। विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ से ही एंगल पूछा था तो यही एंगल थीटा पूछा है, तो आंसर कितना आ चुका है 30 डिग्री आ चुका है। किधर देखो बच्चा पार्टी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ अगर जाएगा तो इसका आंसर, तो 30 डिग्री वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 26। ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था, अभी तक की नीट की हिस्ट्री में आया हुआ सबसे डिफिकल्ट सवाल है। ये सवाल डायरेक्टली एरोडोव से उठाया गया है, ठीक है। तो टू पार्टिकल ए एंड बी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2 एट द इनिशियल मोमेंट, देयर पोजीशन वेक्टर आर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। द कंडीशन फॉर पार्टिकल ए एंड बी फॉर देयर कोलिजन, तो ये दोनों पार्टिकल, ये दोनों कोलाइड कर दें, इसकी कंडीशन क्या है, तो समझना बच्चा पार्टी क्या कंडीशन हो सकती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। समझना बच्चा पार्टी, पोजीशन वेक्टर एक की r1 है, और दूसरे का r2 वेक्टर है, ठीक है। द कंडीशन फॉर पार्टिकल ए एंड बी फॉर देयर कोलिजन, ए तो बच्चा पार्टी ये कोलाइड तो तभी करेंगे जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो। ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक को रेस्ट पे बोल दिया और दूसरा मूव कर रहा है, अगर एक रिलेटिव वेलोसिटी जैसे ही करते हैं, मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने हैं, मतलब क्या हुआ इसका va माइनस वी बी हुआ, लेकिन बी ए रिस्पेक्ट टू मतलब बी क्या हो गया ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वेशन हमेशा रेस्ट पे रहता है। अगर ये रेस्ट पे है तो ए अगर इसको कोलाइड करना है तो डायरेक्टली इसके लाइन के अलोंग आना चाहिए, हाँ या ना। तो समझना बच्चा पार्टी, अगर मैं इसको बात को समझूं और इस वेक्टर को अगर मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में देखूं, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, लेट से इस वेक्टर को मैंने एक्स वेक्टर या एस वेक्टर बोल दिया, तो ये प्लस ये इन दो को हेड टू टेल जुड़े हैं, इसका सम क्या r2 वेक्टर दे रखा है, तो हमें ये भी समझ में आ रहा है r1 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शुड बी इक्वल टू r2 वेक्टर। तो हमें समझ में आ गया कि जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है इसका वो r2 वेक्टर माइनस r1। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई जिस डायरेक्शन में, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, अपने जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये v रिलेटिव, इसकी डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम हुई है, इसी लाइन के अलोंग अगर रिलेटिव वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग हुई तभी कोलाइड करेगा। तो v रिलेटिव की अगर मैं बात करूं, a की 2 है, v1 है और b की 2 है, तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b की मैं बात करता हूं, तो a की वेलोसिटी कितनी है v1 माइनस v2, क्लियर है।
तो इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम होने चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या एस कैप बताएगा और इसकी डायरेक्शन क्या वेलोसिटी वी ए बी कैप बताएगा। मतलब दोनों का अगर यूनिट वेक्टर निकाल ले तो यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन। तो अगर दोनों के यूनिट वेक्टर सेम हुए, यूनिट वेक्टर का मिलना सेम होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि ये कोलाइड करेंगे। क्योंकि कोलाइड करने का कंडीशन तभी होगी, जैसे रिलेटिव टर्म में देखेंगे तो एक जो भी ऑब्जर्वर होता है वो रेस्ट पे होता है। तो अगर ए को इसको कोलाइड करना है तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आना पड़ेगा। तो ये लाइन ज्वाइनिंग अपन ने निकाला तो ये तो पता चला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो हमें समझ में आया कि इस रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से, यूनिट वेक्टर से। तो इसकी कंडीशन आ गई कोलिजन की कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैप मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कैप। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या था, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर था। अगर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या ये इसका यूनिट वेक्टर दे देगा। ये सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इस वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दूं तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो क्या ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तभी कोलिजन पॉसिबल है। 27th क्वेश्चन की बात। पर्सन स्विम इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर. His speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. The speed of water in the stream is. Person swims in a river aiming to reach exactly opposite point on the bank of river. His speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. तो किसी आदमी को एग्जैक्टली अपोजिट जाना है, उसके लिए वो 0.5 मीटर पर सेकेंड से 120 डिग्री विद द फ्लो। अगर फ्लो से 120 चल रहा है मतलब कुछ ऐसे चला गया होगा, मतलब ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा, तभी टोटल 120 आएगा इसका। ये कितनी स्पीड से इतने चला। तो अगर बच्चा पार्टी डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे चल रहा पहुंच रहा है तो हमें पता चल रहा है अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन है तो Vm sin 30 अगर एग्जैक्टली रिवर की स्पीड को मैच कर जाता है तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, जो इसका कॉस कंपोनेंट आएगा वो इसको क्रॉस करके डायरेक्टली अपोजिट बैंक में आ जाएगा। तो टू क्रॉस अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ की जो कंडीशन आती है Vm sin थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू वी आर सेटिस्फाइड। Vm कितना है 0.5, साइन कितना है, एंगल कितना है 30 डिग्री। ये क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर होनी चाहिए। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। तो 0.5 भी हाफ, ये भी हाफ, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी आ जाएगी 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन की बात करते हैं। Speed of a boat is 5 km per hour in still water. It crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path in. देखो along shortest possible path की बात कर रहा है। The velocity of the river is. तो देखो अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के अलॉन्ग क्रॉस कर रहा है तो क्या करेगा, किसी एंगल पे जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ बोट किसी एंगल थीटा पे। एक कंपोनेंट ये आएगा वी बी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा वी बी साइन थीटा। अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे के अलॉन्ग जाना है तो जो रिवर की स्पीड है और इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो कैंसिल हो जानी चाहिए, सिर्फ इस स्पीड की वजह से क्रॉस करेगा। तो जो टाइम लगेगा क्रॉस करने में, अगर इसकी विड्थ डी है तो देखो ये तो इसके साथ कैंसिल हुई, जो बची हुई स्पीड है वही क्रॉस करा रही है, मतलब टाइम जो लगेगा डी अपॉन वी बी कॉस थीटा लगेगा। टाइम दे रखा है 15 मिनट।
बाकी कहानी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो 15 मिनट को अगर मैं घंटों में बात करूं तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, मतलब 15/60, 1/4 आवर में हो रहा होगा। डिस्टेंस कितनी है? विड्थ 1 किलोमीटर, 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है? 5। वीबी की वैल्यू भी पुट कर दें 5। 1/5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से कॉस थीटा की बात करेंगे दोस्त हम, तो कितना आ जाएगा? 4/5। कॉस थीटा 4/5 मतलब थीटा कितना आ गया यहाँ से? कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 कब होती है? थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री पे। तो ये एंगल जो थीटा है उसकी वैल्यू 37 डिग्री आ गई। मतलब वेलोसिटी और अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ जाए इसकी कंडीशन क्या है कि रिवर की स्पीड और वी बी साइन थीटा बैलेंस हो। मतलब हमें पता है वेलोसिटी ऑफ रिवर वी बी साइन थीटा के बराबर होना है। वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है? 5। साइन थीटा कितना आया? 37 आया। साइन 37 क्या होता है बच्चा पार्टी? 3/5 होता है। तो यहाँ से कितना आ गई? 3 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर की स्पीड कितनी आ गई? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रिवर फ्लो हो रही होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है? 29th क्वेश्चन करते हैं। A boat is sent across a river with a velocity of 8 km per hour. The resultant velocity of boat is 10 km per hour. Then the velocity of river is ये कोई रिवर, अक्रॉस द रिवर भेज दिया गया बोट को, मतलब अब की बार बोट को बोला जा रहा है तू परपेंडिकुलर तैर। ठीक है, कितनी स्पीड से भेजा गया? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन रिवर की भी तो खुद स्पीड होगी कुछ, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आके जो नेट स्पीड मिली बोट की, वो क्या मिली बच्चा पार्टी? 10 मिली। तो वी नेट जो होगी वो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर सम होगा इन दोनों का। तो वी नेट अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो ये दोनों 10 आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा? अगर ये दोनों 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रूट ओवर वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर ही कर दो, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। बोट की स्पीड कितनी थी? 8 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आ जाएगा? √36, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रिवर फ्लो हो रही होगी इस केस में। कंफर्टेबल है? AIPMT 1993 का सवाल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30th की बात करते हैं। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड in the direction of 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है नीट 2023 का, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब आप फायर करते हो किसी यू स्पीड से थीटा एंगल पे, तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आता है दोस्त। यही फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। u कितना है? 280 का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना है? 30 डिग्री अपॉन 2 इंटू जी कितना है? 10। क्लियर है दोस्त? तो अब अगर बच्चा पार्टी इसको सॉल्व करते हैं तो वो क्या आएगा? 280 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 78400। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है दोस्त? आपका हाफ होता है। स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 1/4। और ये 2 इंटू 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 7840 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा आपका। तो डिवाइड कर देंगे 8 से, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 980 मीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर कितना है बच्चा पार्टी? डी आ जाएगा, दैट इज 1000 मीटर। क्यों आ रहा है जी? क्योंकि हमने जी की वैल्यू 10 ली है, इन्होंने 9.8 ली है। 9.8 लेके सॉल्व करेंगे तो 980 विल बी अप्रॉक्स की जगह आंसर 1000 मीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept an angle 60 degree with horizontal,
It can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it travels x2 distance. Then x1 is to x2 पूछा गया है. तो देखो सिंपल सी बात है. Kept at an angle 60 degree with the horizontal. When a small object is shot from a bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है बच्चा पार्टी 60 डिग्री है. ठीक है. तो अब अगर यहां से आपने किसी को शॉट किया तो लेट से वो किसी x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता ही है बॉल किसी स्पीड u से. सेम स्पीड से अगली बार भी लॉन्च किया, लेकिन अब की बार इंक्लिनेशन एंगल जिस इंक्लाइन का कितना था 30 डिग्री. But when its inclination is decreased to 30 degree, the same object is shot with the same velocity it travel distance. अब जब इसको शॉट कर रहे हैं यहाँ से किसी स्पीड u से, तो जो यहाँ पहुँच रहा है इसकी डिस्टेंस कितनी है x2 है. क्लियर है. तो ये काम x1 है और ये डिस्टेंस x2 है. तो x1 और x2 में रिलेशन पूछा गया. तो समझा बच्चा पार्टी, जब ये इस तरीके से आप शॉर्ट करोगे तो इस केस में अलोंग द इंक्लाइन जो डी एक्सेलरेशन महसूस होगा वो जी का कंपोनेंट होगा जी साइन 60, और इस केस में जो इस पे डी एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो जी साइन 30 लग रहा होगा. लेट से पहले कंडीशन में इसको मैंने a1 बोल दिया और इस डी एक्सेलरेशन को मैंने a2 बोल दिया. a1 a2 के टर्म में अपन इसको सॉल्व करते हैं. अब डिस्टेंस x1 निकालना है. मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद ले लेता हूं. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. जब ये यहां पहुंचेगा तो फाइनली अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे जहां पे जाके रुकेगा वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. तो फर्स्ट केस में अगर बच्चा पार्टी में बात करूं तो v0 u की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1. डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई x1. अब चूंकि डी एक्सेलेरेशन जो है वेलोसिटी इधर है, एक्सेलेरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बेसिकली यहाँ पे a1 की जगह माइनस a1 लिखेंगे तो प्लस 2 टाइम्स माइनस का a1 इंटू x1. तो यहाँ से x1 की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन 2a1 आ गई. सिमिलरली सेकेंड केस में अगर मैं वापस से ये लगाता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अगेन फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u ही है, प्लस 2. एक्सेलरेशन सेकंड केस में कितना है माइनस का a2 है इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है x2. तो x2 की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a2. यहां तक कंफर्टेबल है दोस्त सभी बच्चे. अब यहां से क्या बच्चा पार्टी मैं बोल सकता हूं, अगर मुझे x1 अपॉन x2 चाहिए तो इनका रेशियो ले लूंगा यू स्क्वायर अपॉन 2a1 अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2a2. यू स्क्वायर कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो x1 अपॉन x2 की वैल्यू a2 अपॉन a1 आ जाएगी. a2 की वैल्यू a2 कितना है जी साइन 30 और a1 कितना है जी साइन 60. तो देखेंगे जी कट जाएगा, साइन 30 अपॉन साइन 60 आएगा. साइन 30 होता है हाफ और साइन 60 होता है √3/2. कट पिटा के आंसर आ जाएगा 1/√3. 2 कट जाएगा, आंसर आएगा कट पिटा के 1/√3. तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1/√3. कंफर्टेबल है. 32. A projectile is fired from the surface of the earth with a velocity 5 meter per second at an angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity on the planet is. दोनों की ट्रेजेक्टरी सेम है. ठीक है. तो किसी प्रोजेक्टाइल को आपने 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो अगर किसी एंगल थीटा पे आपने फेंका है एट एन एंगल थीटा, क्लियर है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर आपको ध्यान है तो क्या लिखते हैं x
tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। भाई देखो एंगल उस प्लैनेट पे भी सेम है, y और x तो कोऑर्डिनेट है, तो ट्रेजेक्ट्री कब सेम होगी दोनों पार्टिकल की? जब दोनों पार्टिकल की रेंज सेम हो। अगर रेंज सेम हुई तो ट्रेजेक्ट्री सेम होगी। तो कुल मिला के उस प्लेनेट पे जो रेंज है, रेंज r1 और r2 बराबर होनी चाहिए। अर्थ पे रेंज कितनी आएगी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी लिखते हैं फॉर्मूला। वहां पे जो होगी, वहां पे स्पीड कितनी है? u2 स्क्वायर, एंगल सेम है साइन ऑफ 2 थीटा, और वहां पे एक्सेलरेशन एट दैट प्लैनेट AP आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सभी की, अपना आंसर आ जाएगा। u की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी शुड बी इक्वल टू u2 कितना है? 3 का स्क्वायर 9 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन एक्सेलरेशन एट दैट प्लैनेट। साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कट जाएगा। यहाँ से फर्दर और सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन एट दैट प्लैनेट कितना आ जाएगा? 9/25 टाइम्स जी। ठीक है, 9/25 टाइम्स जी। तो 9 डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे, 0.36 आ जाएगा। इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8 ले लें, तो 0.36 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.8 से तो 35, तो एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट प्लैनेट आ जाएगा 3.52 मीटर पर सेकेंड। दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। AIPMT 2014 का सवाल। 33, इफ a velocity of projectile at initial point is a is इतना, the velocity in meter per second at point B is। ठीक है, तो देखो बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फिगर मिसिंग है। ठीक है, फिगर क्या है? इस प्रोजेक्टाइल को आपने यहाँ से फेंका, ठीक है, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट की वेलोसिटी u जो है वो आपको दे रखी है। तो पूछा गया जब ये लैंड करेगा तो लैंडिंग पॉइंट जो है B, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? नीट 2016। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है? 2i कैप प्लस 3j कैप दे रखी है। हमें मालूम है जब ये हिट करता है कोई भी प्रोजेक्टाइल, तो जिस एंगल पे फेंका है उसी एंगल पे मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक मोशन होता है। हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा सेम रहती है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी? 2i कैप ही रहेगी। बस जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ 3j था प्लस का, वो जब हिट करेगा तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये -3j हो जाएगा, तो ये -3j का। तो 2i कैप -3j कैप विल बी द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। 34, horizontal range and maximum height of a projectile are equal। horizontal range and maximum height of a projectile are equal, the angle of projection of the projectile is। तो बच्चा बाटे, इस तरीके के सवाल के लिए मैंने जब भी बताया कि जब भी आपका रेंज और हाइट का रिलेशन में कंपैरिजन पूछा हो तो r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, ये रेंज और हाइट का रिलेशन आपको ध्यान। अब किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि r और h बराबर है, तो r की जगह आप h पुट कर देंगे, h tan थीटा इज इक्वल टू 4h। यहाँ से आप देखेंगे h और h खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। 35 की बात करते हैं। मिसाइल इज फायर्ड एट मैक्सिमम रेंज विद फॉर ए मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए फायर किया गया, मतलब 45 डिग्री पे फायर किया गया, विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। द रेंज ऑफ द मिसाइल इज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मैक्सिमम रेंज कब होती है किसी प्रोजेक्टाइल की? जब उसे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो 2 इंटू 45 90 हो जाएगा। यू कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 90 अपॉन जी कितना होता है? तो
सॉल्व कर लेंगे, 20 का स्क्वायर कितना होगा, जो 400 साइन 91 हो जाएगा 10, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। क्लियर है दोस्त। 36th क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा माइनस 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल आर इन द रेशियो। तो देखो बच्चा पार्टी, ये बात कई बार बोली, अगर सेम स्पीड से किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं और एक एंगल अगर थीटा है और दूसरा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस थीटा है, तो इन दोनों एंगल पे रेंज क्या मिलती है, सेम। तो क्या देखो बच्चा पार्टी, क्या ये दोनों एंगल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर मैंने इसको थीटा मान लिया, लेट से ये टर्म जो है थीटा की जगह लेट से 5 मान लेता हूँ, 45 माइनस थीटा, अगर इसको मैं 5 मान लेता हूँ, तो दूसरा एंगल अगर 90 माइनस 5 के बराबर हुआ तो रेंज सेम होनी चाहिए। तो चेक करते हैं। 5 की वैल्यू कितनी थी, 45 माइनस थीटा, सॉल्व करोगे 90 माइनस 45 प्लस थीटा, ये आ जाएगा 45 प्लस थीटा। क्या यही एंगल बनना है, बिल्कुल। तो मतलब एक एंगल अगर 5 है तो दूसरा क्या है बच्चा पार्टी, 90 माइनस 5 है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब रेंज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, मतलब आंसर क्या आएगा, 1:1। 37 टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द विद सेम इनिशियल वेलोसिटी। देखो अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे, एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक एंगल अगर थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा होता है तो उस केस में रेंज सेम आती है। तो यहाँ एक 30 है और एक 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री है, मतलब रेंज क्या होगी, सेम, देयर रेंज विल बी इक्वल। ठीक है, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से दो एंगल पे फायर कर रहे हो और अगर वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हुए एक दूसरे को, मतलब अगर एक थीटा हुआ और अगला 90 माइनस थीटा हुआ, तो उनकी रेंज सेम मिलती है। Pretty good. Two bodies of same mass are projected with the same velocity at an angle of 30 degree and 60 degree respectively. सेम ही क्वेश्चन है, 1:1 आएगा। देखो एक ही सवाल को दो बार पूछ दिया है, एक बार आंसर 1:1 दे दिया, एक बार लिख दिया है, और लगातार 2 साल, 2000 पे भी 1990 पे भी। 39 मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। जी द मजल वेलोसिटी, मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है, मतलब थीटा 45 डिग्री की बात कर रहा है, तो आर मैक्स की बात करूंगा कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी। 16 किलोमीटर अगर मीटर में बात करूं तो 16,000 मीटर के बराबर होगा। साइन 2 इंटू साइन 90 कितना होता है, 1, मतलब यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 10 किसके बराबर है, 16,000। तो ये यहाँ से आपका यू स्क्वायर आ जाएगा 16,000 इंटू 10, यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर 16,000। सोलह हज़ार इंटू 10 करोगे, एक जीरो और आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, 16 का रूट तो 4 होता है और 4 जीरो बचे तो वो 400 निकलेगा, तो 400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ रही होगी। क्लियर है दोस्त। 40 द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल ऑफ 50 डिग्री इज 50 मीटर। इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इट्स रेंज विल बी। अब देखो 45 और 15 को देखोगे तो क्या है बच्चा पार्टी, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, मतलब रेंज अलग मिलेगी, पहली बात तो मैं समझ में आ गया। तो पहले 50 मीटर जब रेंज है तो फर्स्ट केस में R1 जो है वो 50 मीटर, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है, 15 अपॉन जी, इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 50 मीटर। यहां से आप देखोगे R1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यू स्क्वायर साइन ऑफ 30 डिग्री अपॉन जी इज इक्व टू 50। यहाँ से आप R1 की वैल्यू देखेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ इज इक्व टू 50। यहाँ से आपका यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू टू उधर ले जाओगे 100 मीटर आ जाएगी, तो यू स्क्वायर अपॉन जी आपका 100 आ गया। अब सेकंड 45 डिग्री का एंगल रख के आप रेंज निकालोगे, तो सेकंड रेंज R2 जो है वो क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर स्पीड तो सेम रख रहे हो, साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री
ये रेंज हो जाएगी। तो ये यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1। तो R2 सेकेंड जब 45 डिग्री पे एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे रेंज की बात करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर हो जाएगी। यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू किसके बराबर थी 100 के बराबर थी। तो ये आंसर आ जाएगा 100 मीटर। फर्स्ट केस में अगर 15 डिग्री पे फेंकने में 50 मीटर की रेंज मिल रही है तो 45 डिग्री पे फेंकने पे 100 मीटर की रेंज मिलेगी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है। अब मोशन इन अ प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बेस्ड जो सवाल आए हैं उनको देखते हैं पीवाईक्यूज में। 41st क्वेश्चन, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it is equals to 4r. The angle of projection theta is given by. नीट 2021 का सवाल है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो, किसी रेडियस आर्क में यूनिफॉर्म स्पीड से टी टाइम में करा तो उसकी स्पीड जो होगी एक यूनिफॉर्म एक कंप्लीट सर्कल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई और कितने टाइम में कर रहा है टी। तो वेलोसिटी की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन टी हो गई। बस ये इस चीज का हमें यूज कर लेना। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अपने पास 2 पाई आर अपॉन टी। अब आता है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट। इफ द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल्स 4r। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जो है इस पार्टिकल की वो 4r आई। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आता है। तो यहां से यू स्क्वायर सॉरी 4 इंटू आर, यू की वैल्यू ये पुट कर देंगे 2 पाई आर अपॉन टी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कंफर्टेबल है, खोल देंगे इसको। फोर आर इंटू 2g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो 2g अपॉन पाई स्क्वायर आर आ जाएगा। अच्छा, अपॉन टाइम पीरियड भी तो था, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ये टाइम था। तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर आएगा तो इंटू टाइम स्क्वायर भी जाएगा। तो 2g इंटू यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे टाइम का स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 2g इंटू टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर का रूट। रूट को क्या पावर हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्त तो थीटा की वैल्यू जो आएगी आपकी, पूरे टर्म को थोड़ा आगे ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से आपका थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 2g इंटू टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर हाफ है। ठीक है, तो 2g इंटू टी स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर आर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। 42, in the given figure acceleration is equal to 15 meter per second square. To represent the total acceleration of particle moving in the clockwise direction in a circle of radius r is equal to 2.5 meter. For a given instant of time the speed of the particle is. अगर इसका एक्सेलरेशन इस तरफ से 30 डिग्री इस डायरेक्शन में, तो हमें मालूम है जो सेंटर की तरफ कंपोनेंट होगा नेट एक्सेलरेशन का वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या a cos 30 डिग्री होगा।
बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले हमें पता चला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन इधर है, ये एंगल रेडियस से 30 डिग्री बना है, तो इसका कंपोनेंट इधर ए कॉस 30 आएगा। ए की वैल्यू आपको पता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो 15 कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v²/r होता है। तो v², रेडियस कितना है 2.5, इज इक्व टू 15 इंटू √3/2। तो यहाँ से v² इज इक्व टू 15√3 इंटू 2.5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 15 मल्टीप्लाइड बाय √3 दैट इज 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, और इसको फाइनली आंसर क्या आ रहा है, बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्व करोगे, इस पूरे की वैल्यू 32.43 आ जाएगी। अब देखो v² की वैल्यू 32.43 है, 3.43 लिख दिया मैंने। यहाँ से v² की वैल्यू 32.43 आ रही है। कितनी आ रही है, 32.43 आ रही है। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर लोगे। देखो 32 क्या है बच्चा पार्टी, अगर यहाँ पे 36 होता, v² की वैल्यू 36 आती, मतलब v6 आ जाता, और अगर ये 25 होती तो 5 आ जाता। देखो तो 25 से तो बड़ी है ये वैल्यू 32.43, लेकिन 36 से छोटी, मतलब जो इसका रूट आएगा वो √25 5 होता है, √36 6 होता है। तो 5 और 6 के बीच में होगा और 6 के ज़्यादा क्लोज होगा। तो ऐसे भी देख सकते हो। इनफैक्ट आपकी गणित इतनी तेज नहीं, आपको इसी अंदाजे से ही करना, भाई √36 6 होता है, तो √32.43 6 से थोड़ा सा कम होगा, तो 5.7 होगा। आप अगर कैलकुलेटर से इसका वो निकालेंगे भी √32.53, तो आंसर यही आएगा। क्लियर है दोस्त? √32.4 5.69, ये तो कैलकुलेटर से निकाला, लेकिन आप एग्जाम में कैसे करते आप देखते, सर v² की वैल्यू ये आ रही है, अगर v² 36 होता तो आंसर 6 आता, मतलब 6 से थोड़ी सी कम होगी और 5 से बड़ी होगी। बिकॉज अगर यहाँ पे 25 होता तो v की वैल्यू 5 लिखते, और यहाँ पे अगर 36 होता तो v की वैल्यू 6 लेते, तो 5 और 6 के बीच वैल्यू कुछ वैल्यू चाहिए। और चूंकि 32 36 के ज़्यादा क्लोज है, तो वो वैल्यू भी 5 से बड़ी होगी और 6 के ज़्यादा क्लोज होगी, तो 5.7 वैल्यू बची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43। Stone is of mass m and 2m are willed in a horizontal circuit. The heavier one is of the radius r/2 and the lighter one the radius r. The tangential speed of the lighter stone is n times that of value of heavier stone. When they experience same centripetal force, the value of n is. Tangential speed of lighter stone is n time. तो जो लाइटर स्टोन है m, इसकी स्पीड लेट से कितनी है, n इंटू वी है, और रेडियस कितनी है r। और जो हैवी वाला है जिसका मास 2m है, उसकी स्पीड कितनी है, v है। द टेंशन स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन n टाइम्स दैट ऑफ हैवियर वेल। हैवियर की अगर v है तो इसकी n इंटू वी है, और इसकी रेडियस r/2 है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर सेम लग रहा है, तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा वो mv²/r लग रहा होगा। m v कितना है, n टाइम्स v है, स्क्वायर अपॉन r लग रहा होगा। और इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, इसका मास 2m है, इंटू v² है अपॉन r/2, ये लग रहा है। अब अगर दोनों फोर्स सेम है, मतलब n² इंटू mv²/r मस्ट भी कुछ, ये दो ऊपर चला जाएगा, 4 टाइम्स mv²/r, सॉरी mv²/r, mv²/r खत्म हो जाएगा, n² की वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब n की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर है? 44th क्वेश्चन। A particle moves in a circle of radius 5 centimeter with constant speed and time period इतना. The acceleration of the particle is. ठीक है, तो रेडियस की अगर मैं बात करूं 5 सेंटीमीटर विद a constant speed and time period,
एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा गया। तो देखो तुमको क्या पता है, रेडियस पता है और टाइम पीरियड पता है, एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया। तो सर्किल में अगर कोई चीज टाइम पीरियड फिक्स दे रखा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी, अगर स्पीड कांस्टेंट है भाई, टाइम पीरियड कांस्टेंट तो स्पीड कांस्टेंट होगी, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो v स्क्वायर बाय आर होगा, या फिर इसे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी कह सकते हैं। अब अगर तुम्हें टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा निकाल सकते हो, दैट इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, दैट इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कितना दे रखा है 0.2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 10। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सॉल्व करके यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, AIPMT 2011 का। 45. A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each. तो एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो जहां से चले वहीं पहुंच रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो v एवरेज, वेलोसिटी एवरेज अगर मैं बात करूं 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब स्पीड एवरेज की बात करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड एवरेज की बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस रेडियस 100 मीटर है, तो एक कंप्लीट ट्रैक में क्या 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, टाइम कितना है 62.8। तो जो स्पीड एवरेज है 2 पाई इंटू रेडियस कितनी 100। अगर 62.8 को थोड़ा सा ध्यान से देखते हो, थोड़ा सा, तो बेसिकली ये क्या लिखा है 2 पाई इंटू 10 लिखा है। भाई पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो 2 पाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.14, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 6.28। यहाँ पे 62.8 है, मतलब 10 का और मल्टीप्लीकेशन है। इस तरह से लगता ही तुम्हें समझ में आ जाएगा वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है वो 10 होगी, और एवरेज वेलोसिटी, तो पहले एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी 0 और स्पीड 10, तो 0, 10 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। 46. Stone tied to an end of a string of 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If stone makes 22 revolution in 44 second, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? तो देखो सबसे पहले कांस्टेंट स्पीड है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, UCM होगा। क्वेश्चन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, तो डायरेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, टूवर्ड सेंटर होता है, या रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। along the radius towards and the direction along the radius away from the center, ये गलत है, and the direction along the radius toward the center, ये सही है, ये सही है, and the direction along the tangent, ये गलत है। तो आगरा और कलकत्ता में से एक हो सकता है, इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाय आर होता है। 22 रिवोल्यूशन इन 44 सेकेंड्स, तो ओमेगा बेसिकली तुम्हें दे रखा है 22 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। 22 रिवोल्यूशंस कितने में कर रहा है, 44 सेकेंड्स में हो रहा है, तो 22 से काट दोगे 2 ये, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन जो होता है v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है, तो ओमेगा की वैल्यू पाई लिख देंगे स्क्वायर, रेडियस कितनी है 1, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द सेंटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। 47th क्वेश्चन की बात करते हैं। द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज, सिंपल हार्मोनिक नहीं भाई, पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक नहीं होता, पीरियोडिक जरूर होता है।
नाइदर पीरियोडिक नॉट, बिल्कुल गलत बात, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, ऑप्शन नंबर डी, AIPMT 2005 का। 48th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस की वैल्यू दे रखी है आपको 20/π मीटर, with a constant tangential acceleration. If the velocity of particle is 80 meter per second, at the end of second revolution after the motion has begun, the tangential acceleration is. तो देखो constant tangential acceleration है, particle moves on a with a constant, if the velocity of particle is 80 meter at the end of the second revolution after the motion, the tangential after the motion has begun, मतलब मोशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर बच्चा पार्टी मोशन स्टार्ट हो रहा है मतलब u0 था, फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन, मतलब इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हुए 2, और एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, 2πr डिस्टेंस होती है एक रिवोल्यूशन की, और कितने टोटल रिवोल्यूशन हुए 2 रिवोल्यूशन, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 4πr, r कितना है 20/π, 80 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। आपसे टेंजेंशियल पूछा गया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए, तो v कितना है 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन तो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 80, तो इस 80 से अगर आप देखेंगे बच्चा पार्टी तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 80, तो यहां से a की वैल्यू बात करेंगे तो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, तो स्पीड कैसे बढ़ेगी काइनेमेटिक्स में अपन पढ़ ही चुके हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, अगर यूनिफॉर्म भाई कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ये लगा सकते हैं इक्वेशंस, तो अपन ने इनिशियल स्पीड देख ली, फाइनल देख ली, डिस्टेंस देख लिया, तो ये सारे अगर लीनियर टर्म्स के वेरिएबल है तो लीनियर टर्म्स में एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, क्लियर है। 49th, P is the point of contact on a wheel and the ground and the radius of wheel is 1 meter. The wheel rolls on the ground without slipping. The displacement of point P when wheel complete half rotation. तो समझा बच्चा पार्टी, बड़ा अच्छा सवाल है। इस पॉइंट की बात कर रहा है, अगर ये व्हील रोटेट कर रहा है, रोल कर रहा है, तो ये रोल करता हुआ आगे जाएगा, तो थोड़ी समय बाद हाफ रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होगा तो यही डिस्क यहां पहुंच चुका होगा, और हाफ रिवॉल्यूशन में ये पॉइंट घूमता 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 देखो कैसे होगा, ये चीज रोल भी कर रही है और आगे भी चाह रही है, तो ये पॉइंट घूमता 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 कुछ इस तरीके से यहां पहुंचेगा, तो ये पॉइंट जो P है वो यहां पे पहुंच चुका है, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो समझना बच्चा पार्टी, बेसिकली अगर ये रोल कर रहा है तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है दोस्त, यही क्वार्टर, यही जो डिस्टेंस है यही खुल के यहाँ पे आई होगी, रोल कर रहा है तो इस तरीके से ये भाई ये पॉइंट अगर यहाँ आ गया तो बेसिकली ये सारे पॉइंट टच होते 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 पहुंचे होंगे, तो बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस दैट इज पाई आर है, या फिर ये कह लो वो ये येलो वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी बिकॉज रोल करते हुए आया, टच होता हुआ और रेडियस कितनी है 1 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, रेडियस 1 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 मीटर, तो बेसिकली हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है दोस्त वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ तो वो परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा रूट ओवर, तो रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस पाई इंटू रेडियस कितनी थी 1, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा रूट ओवर पाई स्क्वायर प्लस 4 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कंफर्टेबल है दोस्त। 50, particle of mass m is revolving along a circle of radius r and another particle of mass m is revolving in a circle of radius small r. If the time period of both particles are same then the ratio of their angular velocity, ठीक है, तो कोई पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल m है,
is revolving along a circle of radius r. Another particle of mass small m is revolving in a circle of radius small r. जब द टाइम पीरियड ऑफ, अगर टाइम पीरियड सेम है तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω होता है। तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा। टाइम पीरियड की मास और रेडियस पे तो डिपेंडेंसी है नहीं ना, वो डायरेक्टली ओमेगा से डिपेंडेंट है। तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा। द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू सेम, दैट इज 1। टाइम पीरियड सेम मतलब ओमेगा सेम, और ओमेगा सेम मतलब एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। ना रेडियस पे डिपेंड करेगा ना मास पे डिपेंड करेगा। 51. A body is wheeled in a horizontal circle of radius itna. It has an angular velocity of 10 radians per second. What is its linear velocity at any point on circular path? तो देखा जाए, हॉरिजॉन्टल सर्किल है जिसका रेडियस इतना, इट हैज एंगुलर वेलोसिटी इतना, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑन सर्कुलर पाथ। तो देखो बच्चा पार्टी, कोई ये बॉडी इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। अगर हमको ओमेगा पता है और रेडियस भी पता है तो सबको मालूम है, जग जाहिर है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा आता है सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। तो v इज इक्वल टू रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, और ओमेगा कितना है 10। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएंगे तो v आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसकी जो लीनियर स्पीड होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी। 1996 का सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोशन इन प्लेन में कुछ बोनस क्वेश्चंस है, मतलब जो 30 साल से भी पहले आए हुए हैं वो वाले सवाल। 52 AIPMT 2008 का सवाल है, पता नहीं से बोनस में क्यों डाला है। पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। When the particle lands on the level ground, the magnitude of change in its momentum will be। तो बढ़िया सवाल है। देखो बच्चा पार्टी, किसी पार्टिकल जिसका मास m है उसको आपने v स्पीड से फेंक दिया 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। When the particle lands on the level ground, the magnitude of change in its momentum। तो ये बात तो सबको पता है ना कि हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होती, तो जो भी चेंज होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगा। जब फेंका है उस वक्त वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, यहां पे v साइन 45 डिग्री, दैट इज v/√2 होगा। और जब ये लैंड कर रहा होगा तो यही वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ v/√2 मीटर पर सेकेंड होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो फेंकते वक्त भी इसकी वैल्यू v/√2 राइट की तरफ है, और अभी भी v/√2 है। मतलब जो भी मोमेंटम का चेंज आएगा वो हॉरिजॉन्टल की नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से आएगा। अब वेलोसिटी एग्जैक्टली रिवर्स हो जा रही है तो मोमेंटम का चेंज, मैं क्या, जब भी रिवर्स होती है तो सिखा रखा है 2 टाइम्स mv होती है या m इंटू 2 टाइम्स v परपेंडिकुलर कह लो या v अलोंग द वी वाई कह लो। भाई वर्टिकल वेलोसिटी में ही चेंज आ रहा है, वो पहले ऊपर थी अब नीचे, तो चेंज क्या आएगा बच्चा पार्टी, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टोरियली करोगे तो डबल का चेंज आता है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा 2m, वी वाई कितना है v/√2, दैट इज इक्वल टू mv/√2mv, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 1989 का सवाल है 53। A bus is moving on a straight road towards north with a uniform speed 50 km per hour. If the speed remains unchanged after turning through 90 degree, the increase in the velocity of bus in the turning process is पूछा गया। तो कोई बस है जो नॉर्थ में जा रही है किसी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से। इफ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज, अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है, आफ्टर टर्निंग थ्रू 90 डिग्री द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बस, पूछा गया इफ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज आफ्टर टर्निंग थ्रू 90 डिग्री द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बस इन द टर्निंग प्रोसेस इज।
उसके बाद ये टर्न कर जाता है 90 डिग्री से। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ बस का तो कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जरूर निकाला जा सकता है। टूवर्ड्स नॉर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड द स्पीड रिमेन्स अनचेंज आफ्टर टर्निंग थ्रू 90 डिग्री विद इंक्रीज इन द वेलोसिटी। उसमें भी टर्निंग नहीं बताई है इन्होंने, ईस्ट में करी है या वेस्ट में, तो बट फिर भी 50 से ही है। तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल की बात करूं, तो वो कितना आ जाएगा भाई? फाइनल तो कितना है? 50 आई कैप ही है। इनिशियल कितना था? 50 जे कैप था। तो 50 आई कैप माइनस 50 जे कैप, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा भाई फाइनल में, इनिशियल माइनस कर रहे हो, इनिशियल ऊपर डायरेक्शन में थी तो नीचे की डायरेक्शन में ऐड कर दोगे, तो फाइनल रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है और साउथ, तो साउथ ईस्ट में तो चेंज इन वेलोसिटी आई। मैग्नीट्यूड कितना है? 50√2। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज की बात करेंगे तो 50 इंटू √2 आ जाएगा, दैट इज 70.7 आ जाएगा। ठीक है, तो साउथ तो आना ही है, बिकॉज देखो इनिशियल का माइनस होना है, तो इस केस के हिसाब से साउथ ईस्ट आएगा। और यहां पे साउथ वेस्ट दे रखा है, मतलब इन्होंने जो मुड़ाया होगा बस को वो कुछ इस डायरेक्शन में अगर मुड़ाओगे तो आंसर साउथ वेस्ट आ जाएगा। मतलब देखो चेंज जो हो रहा है वो तो इनिशियल हो रहा है ना, फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हो, तो इनिशियल ये जो नॉर्थ में जा रहा था ये तो उल्टा होना है, ये टर्म तो -50 जे कैप आना ही आना है, मतलब साउथ तो आना ही आना था, तो नॉर्थ वेस्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो साउथ वेस्ट जरूर पॉसिबल है। वो कब पॉसिबल होता है? जो अपन ने केस जो लिया है उधर मुड़ने वाला, वो बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि ऐसे जा रहा था, अब इधर मिल गया वेस्ट में। ठीक है, तो वेस्ट में मुड़ जाएगा, तो अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख दोगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल। फाइनली अगर इधर जा रहा है तो ये -50 आई कैप हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा था तो 50 जे कैप, तो ये आ जाएगा -50 आई कैप -50 जे कैप। अगर इसके केस में चेंज निकालोगे तो ये तो फाइनल वेलोसिटी है, माइनस इनिशियल करोगे, इनिशियल ऊपर की तरफ था तो रिवर्स करोगे तो इस तरह से, अब जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये डायरेक्शन कैसी है? साउथ वेस्ट है। तो इस लॉजिक से ऑप्शन ए पॉसिबल है, बट इन्हें एग्जैक्टली मेंशन करना चाहिए था कि राइट में मुड़ा या लेफ्ट में मुड़ा। और इंक्रीज नहीं, ये आएगा चेंज इन द वेलोसिटी। 54 व्हेन द मिल्क इज कर्न्ड क्रीम गेट्स सेपरेटेड ड्यू टू। भाई जब मथनी करते हैं इस चीज को तो बेसिकली हम उसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो घुमाने के प्रोसेस में क्या होता है? जो क्रीम होती है और जो पानी होता है उसमें मिल्क में सेपरेट हो जाता है। तो रीज़न क्या होता है भाई? जब घुमा रहे हो तो एक सुडो फोर्स की एनालॉजी से देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मासेस पे पीछे की तरफ लग रहा है, तो पानी और वो सेपरेट हो जाता है। तो कह लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। क्लियर है? हालांकि अगर मैं बात करूं तो ये एक सूडो फोर्स होता है, ठीक है, तो सूडो फोर्स कभी भी कोई एक्चुअल रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक वर्चुअल फोर्स है, वो एक्चुअली में नहीं लग रहा, बट वो नॉन नेचुरल फ्रेम में देखने लगा रहे होते हैं। तो टेक्निकली ये आंसर नहीं होना चाहिए, बट नीट ने ये दिया था, उनका लॉजिक ये था। अब इस तरीके के सवाल जो कंट्रोवर्शियल हैं या इस तरीके के सवाल आना बंद कर दिया, अब थोड़ा रिफाइंड हो गया है, ठीक है, तो ये बात समझ में आई। An electric fan has a blade of length 30 centimeter measured from the axis of rotation. If the fan is rotating at itna, the acceleration of a point on the tip of the blade is. फैन है, फैन की ब्लेड की टिप पे एक पॉइंट है, उसका एक्सेशन पूछा है। तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेशन ही ले रहा होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेशन की वैल्यू किसकी बराबर होती है? ओमेगा स्क्वायर आर होती है। अब बात आती है कि भाई ओमेगा कितना है, तो कितने स्पीड से? 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं? एक रिवोल्यूशन में 2 पाई। पर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये काट दोगे 2, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो जो एक्सप्रेशन फेस कर रहा होगा वो ओमेगा स्क्वायर कर रहा होगा, तो 4 पाई का होल स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 30 सेंटीमीटर है, डिवाइड कर दोगे 100 आ जाएगा। सेंटीमीटर एक्सप्रेशन 4 का स्क्वायर 16 इंटू पाई स्क्वायर
इंटू 30/100, 0 से 0 कट जाएगा। बेटा जिसको नहीं पता तो ध्यान रखना पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 आती है। पाई का जब स्क्वायर कर लोगे तो उसकी नियरली वैल्यू 10 होती है। तो जब भी पाई स्क्वायर जनरेट हो तो उसे तुम 10, उसकी वैल्यू तुम 10 यूज़ करना। तो पाई स्क्वायर से ये एक जो 10 है वो कट जाएगा, तो 16 इंटू 3 जो हो जाएगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर एक्सेशन का। ठीक है, पाई स्क्वायर एग्जैक्टली नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 होता है भाई। 3.14 इंटू 3.14 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 9.99 इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 16 3 जा 48 हो जाएगा, तो आंसर 48 आ जाएगा। देख लो 48 के करीब वाली वैल्यू कौन सी है, 47.4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? 1990 का सवाल। 56, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 4 एंड 5 यूनिट, ए प्लस बी सी है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्या, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखते हैं। वैल्यू पुट कर दो। सी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा पार्टी, 3 4 एंड 5, सी का वैल्यू 5 है। तो 5 इज इक्वल टू रूट ओवर ए कितना है 3 स्क्वायर, बी कितना है 4 स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना है 3, बी कितना है 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 24 कॉस थीटा। सॉल्व करोगे 9 प्लस 16 25 और ये 25, तो 25 माइनस ये पूरा टर्म को इधर ले आओगे तो ये भी 25 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 24 कॉस ऑफ थीटा। मतलब 24 इंटू कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। कंफर्टेबल है? तो ये अपना चैप्टर मोशन इन अ प्लेन खत्म हो गया। थैंक यू गाइस।